नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत के इस खास एपिसोड में। विकास का पहिया भारत में जिस गति से दौड़ रहा है, पूरी दुनिया आज उसकी कायल है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में भारत का जलवा देखने को मिला। दुनिया भर से यहां पहुंचे निवेशकों और राजनेताओं की नजरें भारत पर रहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि आने वाले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन की बन सकती है। आइए जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस बैठक में इस बार क्या प्रमुख एजेंडे रहे जिसमें भारत ने अपनी भागीदारी निभाई। बर्फ की चादर में ढका ये है स्विट्जरलैंड का शहर दावोस। यहाँ की कड़कड़ाती ठंड के बीच आयोजित हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में भारत की तपिश ने दुनिया भर के दिग्गज उद्योगपतियों और राजनेताओं को आकर्षित किया। इस बार की बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत सरकार के सहयोग से अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की गई। I'm pleased to announce the establishment of the Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality. इस गठबंधन का मकसद दुनिया भर की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाना और समानता स्थापित करना है। भारत के प्रयासों से स्थापित हुए इस गठबंधन को विभिन्न उद्योगों से जुड़ी 10,000 से अधिक कंपनियों का समर्थन मिला है। ये दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपके सामने ही घोषित किया कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विकास यात्रा के अभिन्न और सम्मान्य महिला उत्थान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी न सिर्फ समर्थन देगा, बल्कि वो सारे कार्य जो भारत और भारतीय प्रस्तुत करेंगे ताकि विश्व भर में महिला का उत्थान हो सके, उसका समर्थन स्पॉन्सरशिप भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी करेगा। ये हिंदुस्तान के लिए एक अनूठी जीत है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लोहा पूरे विश्व ने माना है और दुनिया भर के निवेशक भारत को बड़ी ही उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक चर्चा के दौरान कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7% की दर से बढ़ सकती है। There is growing confidence on India, and I think the international confidence on India is perhaps at an all-time high. यहाँ आर्थिक गतिविधियों समेत दुनिया भर से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी विशेष बैठकें की गईं, जिसमें भाग लेने वाले वक्ताओं ने भारत की बढ़ती ताकत के बारे में भी जिक्र किया। We see two things. First of all, we see an extraordinary success story, and we see the remarkable achievements that Prime Minister Modi has achieved, moved forward under his watch that have materially benefited and materially positively affected so many Indian lives. We also see a relationship between our countries that is in a new place, at a new level. I was at the G20 B20 a few months ago in India, that the enthusiasm for India as a location, not just for investment, but also for moving company operations, is extremely high right now. यहाँ भारत के कई राज्यों जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को अपने यहाँ ग्लोबल निवेश हासिल करने के लिए एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। इन राज्यों द्वारा यहाँ स्थापित किए गए पवेलियंस के जरिए उन्होंने दुनिया भर से आए कई दिग्गज उद्योगपतियों को आकर्षित किया और भारी निवेश प्राप्त किया। अकेले महाराष्ट्र में निवेश के लिए कुल 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। अच्छा फोरम ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इसमें महाराष्ट्र के लिए काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उत्साहित हम लोगों ने देखे। दुनिया भर में भारत के इस बढ़ते रुतबे का कारण है सरकार की बेहतर नीतियां, जिसके चलते आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है, जिसका नतीजा है भारत में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में अब भारत कारोबार का केंद्र बनता जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती इस शक्ति के पीछे का कारण है देश में तीव्र गति से होता विकास। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन समेत विभिन्न क्षेत्रों में देश ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। सरकार की FDI की नई नीतियों और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीमों ने देश में व्यापार को आसान बनाया है, जिसके चलते पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए भारत पहली पसंद बनता जा रहा है। मैं अभी डावोस से आया हूँ, 5 दिन था डावोस में। जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी, कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स भी होंगे, जनरल ऑल अराउंड डेवलपमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तीव्र गति से विकसित होता भारत आर्थिक मोर्चे पर दुनिया की एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। ये देश के उज्जवल होते भविष्य की तो बस शुरुआत है। अभी इसी राह में देश को और ऊंचाइयों पर जाना है। क्या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है? क्या किसी और ग्रह पर पानी मिल सकता है? आखिर क्या है अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल की सच्चाई? ब्रह्मांड में ऐसे मौजूद कई रहस्य हैं जिनकी खोज में अंतरिक्ष से जुड़े दुनिया भर के संगठन लगे हुए हैं, लेकिन एक संगठन ऐसा भी है जिसने अंतरिक्ष में कई ऐसी उपलब्धियों को हासिल किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसने पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसी की बदौलत आज भारत का परचम चांद से लेकर सूरज तक शान से लहरा रहा है। हाल ही में इसरो ने अपने सोलर मिशन आदित्य L1 को उसके लक्ष्य तक कामयाबी से पहुंचाया है। आइए जानते हैं क्या है आदित्य L1 मिशन और नजर इसरो की उन उपलब्धियों पर जिन पर आज पूरे देश को गर्व है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसरो ने अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया और उसे 6 जनवरी 2024 को उसकी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। इस दिन सूरज के दरवाजे पर दस्तक देते हुए इसरो ने अपनी सफलता की एक और कहानी लिखी। आदित्य L1 सैटेलाइट सेपरेटेड। आदित्य L1 सूर्य से जुड़े रहस्यों की खोज करेगा। इस मिशन के तहत 7 पेलोड भेजे गए हैं, यानी ऐसे उपकरण हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण और जटिल मिशन था जिसे इसरो ने बिना किसी बाधा के साथ पूरा किया। So it is very satisfying for us because it is the end of a long journey. 126 days from liftoff to now, it has reached the final point. So reaching the final point is always an anxious moment, but we were very sure about it. So it happened as predicted. चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने अंतरिक्ष में भारत का दमखम साबित किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। इसरो ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। चंद्रयान 2 भले ही पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वो अपने मिशन पर डटे रहे और इतिहास रच दिया। Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. भावुक कर देने वाली जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो उस समय की हैं जब चंद्रयान 2 मिशन की असफलता के बाद पूर्व इसरो चीफ के सिवान निराश हुए थे, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर हौसला बढ़ाया। पूरा देश उस समय निराश था, लेकिन ये इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और दृढ़ता का ही परिणाम था कि उन्होंने असफलताओं से सीख लेते हुए एक बार फिर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। 2, 1, 0। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। Sir, we have achieved
soft landing on the moon. India is on the moon. आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की ही तरह इसरो ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियों को हासिल किया है, जिनमें मंगलयान भी एक बड़ी कामयाबियों में से एक है। 24 सितंबर 2014 को भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। तकरीबन 8 साल बाद इस मिशन का अंत हो चुका है और अब इसरो मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है। अब इसरो गगनयान मिशन की भी तैयारी कर रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए गगनयान मिशन के व्हीकल टेस्ट फ्लाइट TVD-1 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का एक और बड़ा कदम होगा। आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारी लाई गई जानकारी, हमारी लाई गई सूचनाएं दूसरे देश साझा करने के लिए तत्पर है। एक समय था जब अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत विदेशी लॉन्च व्हीकल पर निर्भर रहता था, लेकिन अब देश स्वदेशी लॉन्च व्हीकल के साथ पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गया है। अब भारत न सिर्फ अपने बल्कि दुनिया के अन्य देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च करके अच्छी खासी कमाई कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2003 से 13 की अवधि के दौरान भारत द्वारा लॉन्च किए गए विदेशी और घरेलू उपग्रहों की संख्या क्रमशः 33 और 31 थी, जबकि वर्ष 2014 से 23 के दौरान भारत द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स की संख्या क्रमशः 396 और 70 थी। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जा रहे ये नए कीर्तिमान इसरो के कुशल वैज्ञानिकों के कड़े परिश्रम की देन है। वहीं सरकार द्वारा स्थापित की जा रही नई अंतरिक्ष नीतियों ने इस दिशा में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है और भारत अंतरिक्ष में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान देश के कोने कोने में साफ सफाई को बढ़ावा दे रहा है। साफ सफाई जीवन शैली का हिस्सा बनने लगी है। देश के शहरों और कस्बों को साफ सुथरा करने का काम जोर शोर से जारी है। हर साल देश के सबसे स्वच्छ शहरों का आकलन होता है, जिसमें इंदौर पिछले कुछ सालों से पहले नंबर पर रहा है। इस बार इंदौर की बादशाहत को चुनौती मिली है गुजरात के सूरत से। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 में इस बार पहले नंबर पर इंदौर के साथ सूरत भी सबसे साफ शहर बना है। आइए जानते हैं इन शहरों को साफ रखने की व्यवस्था कैसी है और इसकी क्या खासियत है, जिससे ये बने हैं देश के सबसे स्वच्छ शहर। इंदौर भारत का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की सबसे घनी आबादी वाला शहर, जो देश में स्वच्छ शहरों का पर्याय बन गया है। इंदौर की पहचान देश के सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में है और ये शहर इस स्थान पर पिछले 7 सालों में अपना डंका बजा रहा है। अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के शहरों के लिए भी इंदौर शोध का कारण बना हुआ है। इंदौर नगर निगम द्वारा रोजाना की जा रही यहाँ सफाई, यहाँ लगे अलग अलग प्रकार के डस्टबिन्स और लोगों में स्वच्छता के प्रति फैली जागरूकता तो इंदौर को साफ सुथरा बनाते ही हैं, लेकिन इस शहर का बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया भी शहर को स्वच्छ बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। इंदौर नगर निगम की साझेदारी से शहर में रिसोर्स मैनेजमेंट की निजी कंपनियों के सहयोग से लेट्स रिसाइकल की पहल चलाई जा रही है। इस पहल के तहत घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसे ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेजा जाता है। यहाँ से कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजने से पहले विभिन्न प्रकारों में अलग किया जाता है। जो कचरा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसे टुकड़ों में काटकर सीमेंट फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर
जितना वेस्ट ये सिटी प्रोड्यूस करता है उसका पूरा वेस्ट का जो है उसका प्रोसेसिंग होता है, और ना सिर्फ प्रोसेसिंग होता है अपितु उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का भी वो हमारे लिए सोर्स है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है हमारे नगर निगम के लिए। इंदौर शहर के अलग अलग वार्डों में 2 साल पहले जीरो वेस्ट वार्ड की पहल शुरू की गई थी। इसके तहत लोग अपने घरों में गीले कचरे से खुद ही कंपोस्ट यूनिट में खाद बनाकर उसे घर के गार्डन में प्रयोग करते हैं। वर्तमान में शहर में कुल 6 जीरो वेस्ट वार्ड हैं और यहाँ के घरों से गीले कचरे को नगर निगम को नहीं लेना पड़ता है। इस पहल का उपयोग करके शहर के वार्डों को रिसाइकल के प्रति आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इंदौर द्वारा शुरू की गई इस पहल को देश के अन्य शहरों में भी अपनाया जा रहा है। जीरो वार्ड से मतलब ये है कि घरों में से जो भी गीला कचरा निकलता है, किचन गार्बेज है, पैरों की पट्टियां हैं, वो सब हम अपने घर में यूज़ कर लेते हैं, उसको नगर निगम को देते नहीं हैं। इससे क्या नगर निगम में जो कचरा उठाने का जो खर्च है वो आधा हो जाता है। साफ सफाई के मामले में इंदौर का लगातार अव्वल रहना अन्य शहरों के लिए प्रेरणा है और यही कारण है कि स्वच्छता के मामले में दूसरे नंबर पर रहने वाला गुजरात का शहर सूरत अब इंदौर के साथ पहले नंबर पर आ गया है। सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से इन शहरों के बीच स्वच्छता में नंबर 1 बनने के लिए होड़ लग जाती है। इससे देश में साफ सफाई की संस्कृति भी बढ़ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ संयुक्त रूप से 2 शहरों को सबसे स्वच्छ शहरों का अवार्ड दिया गया हो। सूरत पिछले वर्ष दूसरे स्थान पर था, लेकिन अपनी स्वच्छता को सुधारते हुए इस वर्ष वो पहले स्थान पर पहुंचा। देश की डायमंड सिटी कहे जाने वाले सूरत को सबसे स्वच्छ शहर बनाने में यहाँ के स्थानीय निवासियों और स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। सूरत नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को बल देते हुए लोगों को जागरूक तो किया ही है, साथ ही स्वच्छता कर्मचारियों और निजी संगठनों को एकजुट किया है। इंदौर की तरह यहाँ पर भी बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है। शहर में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किया गया और ये शहर स्वच्छता में दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आया। सब लोगों ने प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी का जो कहना था, स्वच्छ भारत अभियान का जो अभियान इन्होंने चलाया था, वो पब्लिक ने फॉलो किया और हमें बड़ी खुशी की बात है। हम आप जैसे सब मिलके इस सूरत को 1 नंबर पे लाए हैं और सबका प्रयास रहा है, ये हमें बहुत खुशी की बात है। इंदौर और सूरत की ही तरह देश के अन्य शहरों में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसी ही स्वच्छता प्रणालियों और टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। सरकार लगातार इस दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य करने के लिए प्रयासरत है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन को बल मिल सके और एक स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, पर यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर में ऐसे कई स्थल हैं जो कुदरत की असीम खूबसूरती से भरे हुए हैं। इन दिनों भारत का लक्षद्वीप अपनी खूबसूरती को लेकर दुनिया भर में चर्चा में बना हुआ है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का दौरा किया है, तब से ही घूमने के शौकीन तमाम लोग लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं। हिंद महासागर में बसा ये द्वीप अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं लक्षद्वीप में ऐसा क्या खास है जिससे ये आकर्षण का केंद्र बन चुका है, और भारत में ऐसे और कौन से प्रसिद्ध बीच हैं जिनका आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। दूर दूर तक फैला नीला समुद्र, दूध सी सफेद रेत जिस पर लगे ऊंचे ऊंचे नारियल के हरे भरे पेड़। समुद्री किनारे का ऐसा अद्भुत दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिले। और कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ बैठकर प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जाए। ये है लक्षद्वीप।
भारत का सबसे छोटा संघ राज्य जो 36 द्वीपों का एक समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया और यहाँ के बीच पर बिताए अपने अनुभवों को साझा करते हुए लोगों से यहाँ घूमने आने के लिए अपील भी की। उन्होंने यहाँ समुद्र के किनारे बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया और स्नॉर्कलिंग का भी अनुभव लिया। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे से न सिर्फ यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता कितनी अद्भुत है। जिसने एक बार यहाँ के सुंदर बीचीज को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। पीएम मोदी की इस अपील के बाद देश दुनिया में सिर्फ लक्षद्वीप पर ही चर्चा होने लगी। पर्यटक प्रेमी अब अपने दूसरे प्लान्स को कैंसिल कर अपना रुख लक्षद्वीप की ओर कर रहे हैं। यहाँ पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। देश दुनिया के पर्यटक अपने परिवारजनों के साथ यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। बहुत सुंदर और स्वच्छ ये बीच है और हमें आकर यहाँ पे बहुत खुशी हुई है और हम चाहते हैं कि सभी पर्यटक यहाँ पे आवे। This blue beaches, this blue ocean, I think the time will get less to explore the island, and this is none less than Maldives. I have seen the pictures of it, and yes, we are enjoying a lot. प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ आप यहाँ कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपको यहाँ कुछ दिनों तक रुकना है तो यहाँ वुडन कॉटेजेस भी मौजूद हैं, जिसमें आप रह सकते हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। पर्यटन बढ़ने से यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ समुद्री तटों की कमी नहीं है। लक्षद्वीप के बीचों की तरह देश में ऐसे कई अन्य सुंदर बीच हैं, जिनका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही बीच डेस्टिनेशंस पर। दोस्तों और परिवारजनों के साथ अगर बीच का लुत्फ उठाना है तो लोगों की सबसे पहली पसंद गोवा होती है। यहाँ कई ऐसे खूबसूरत बीच हैं जहाँ अक्सर छुट्टियाँ मनाने के लिए देश विदेश के पर्यटक भारी तादाद में आते हैं। इसी तरह केरल में स्थित शंगुमुखम बीच और तमिलनाडु में स्थित एडवर्ड एलियट्स बीच भी काफी लोकप्रिय है, जहाँ अधिकतर लोग अपने परिवारजनों के साथ समुद्र की लहरों का आनंद लेने आते हैं। So after visiting this area, I feel very good. I can see that so nice the area. I have never seen such places in my life before. ओडिशा का पुरी वैसे तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ स्थित गोल्डन बीच भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस खूबसूरत बीच पर पर्यटकों की सुविधा के लिए उनके बैठने की शानदार व्यवस्था की गई है, जहाँ से मनमोहक नजारों का आनंद लिया जा सकता है। हमको तो सबसे साफ सुथरा बीच दिखा और यहाँ फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा है, बैठने का प्रॉपर व्यवस्था है, बहुत नीट एंड क्लीन है। भारत के ये बीच डेस्टिनेशंस पर्यटकों के लिए एक शानदार विकल्प है। ऐसे क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट जन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार।